प्यारे साथियों नमस्कार। मैं विपिन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। तो सभी प्यारे साथियों का वेलकम है, स्वागत है एक बार फिर से आपकी अपनी क्लास में। तो सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भाई आज जो हमारी क्लास है दैट इज मोडाल्स पार्ट सेकेंड। तो इसमें हम सभी लोग कैन कुड में माइट आदि की नॉलेज, ठीक है प्यारे दोस्तों, ले रहे हैं और सीख रहे हैं कि कहाँ हम कैन कुड में माइट शुड वुड नीड डेयर, ठीक है, और इनका हम प्रयोग करते हैं। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए। तो सभी प्यारे दोस्त सतीश, संजना और जॉयसन, हाँ भाई, तेशु, सुभाष, मंडेल, गुड आफ्टरनून सर, गुड मॉर्निंग सर, सभी लोग एक बार जल्दी से फटाफट क्लास से जुड़ जाएंगे और एक बेहतरीन और शानदार क्लास लेकर मैं आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूं। तो सभी प्यारे साथी फटाफट जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे। तो जॉय, सेन, त्रिपुरा, बाकी लोग भी एक बार जल्दी से फटाफट कमेंट करिए कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त। तो आज ये हमारी मोडाल्स की दूसरी क्लास है। इसमें हम सभी लोगों ने, मेरे प्यारे दोस्तों, कल हम लोगों ने इसमें पहली क्लास कवर अप की थी। पहला पार्ट हम लोगों ने कल ये पढ़ा था। तो जय हिंद सर। सर आपका नाम? अंश भाई, मेरा नाम विपिन कुमार है। और मेरे प्यारे दोस्त आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। तो सभी प्यारे साथी एक बार जरा ध्यान से देखेंगे। तो कल जो हम लोगों ने क्लास कवर की थी उसमें हम लोगों ने, मेरे प्यारे भाई, पढ़ा था शुड, मस्ट, नेक्स्ट, ought to, ये हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट इज एम आर प्लस यूज्ड टू, ये हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, कल हम लोगों ने मे पढ़ लिया था, माइट पढ़ लिया था मेरे प्यारे दोस्त, और नेक्स्ट यूज्ड टू पढ़ लिया था, राइट। तो इससे आगे आज हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे, सीखेंगे, और उसके बाद वी विल डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मोडाल्स टॉपिक, ठीक है। तो प्यारे साथियों एक बार जल्दी से तैयार हो जाइए। तो अगर आप सभी लोग तैयार हैं तो एक बार सभी लोग फटाफट मेरे प्यारे दोस्तों थम्स अप करेंगे, सर हम बिल्कुल तैयार हैं, आगे चलिए। और फिर उसके बाद वी विल डू सम प्रैक्टिस, उसके बाद फिर हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से फटाफट क्लास से जुड़ जाएंगे। हाँ भाई, सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करिए, तैयार हैं आप सभी लोग। तो आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। आज जो हम डिस्कस करेंगे क्लास में कैन, नेक्स्ट, कुड, नेक्स्ट मेरे प्यारे दोस्त वुड, और नेक्स्ट डेयर, और नेक्स्ट नीड। तो आज हम इन मॉडल्स को पहले पढ़ेंगे, अच्छे से सीखेंगे, और उसके बाद फिर हम कलेक्टिवली मेरे प्यारे दोस्तों कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सर प्लीज, ठीक है स्नेहा सिंह, उम्मीद है बात सभी लोगों को यहाँ तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है, सीखा है, आप सभी लोगों को बहुत शानदार और बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। तो पहला जो मॉडल्स होगा दैट इज कैन। सर कैन क्या होता है? अगर मैं बात करूं मेरे भाई, ये कैपेसिटी, नेक्स्ट क्वालिटी, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? एबिलिटी बोलते हैं। जहां भी हम एबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है, गेटिंग, जहां भी हम कैपेसिटी की बात करते हैं वहां कैन का प्रयोग होता है। बहुत सारे लोग इसको हिंदी से सीखते हैं कि सर जहां भी सकता है, सकती है, सकते हैं, वो आ जाएगा, वहां कैन का प्रयोग होगा। लेकिन मेरा मानना है कि जरूरी नहीं कि जहां भी सकता है, सकती है, सकते हैं आ रहा है वहां कैन ही आएगा, वहां मे भी आ सकता है। जैसे कि मैं अगर आपसे कहूं आज वर्षा हो सकती है, तो देखो इसमें भी सकता सकती आ रहा है, तो क्या हम यहाँ कैन लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, हम बोलेंगे इट मे रेन, क्योंकि वहां भविष्य की पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। तो आप लोगों को मेरे भाई ये याद रखना है। सर वोकैब का क्लास और नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा मेरे भाई। पल्लव, बारमन, बिल्कुल होगा। अभी तो काफी सारी क्लासेस पढ़ेंगे हम वोकैबलरी की। तो आपको ये याद रखना है कि जहां भी हम बात करेंगे कैन की, तो वहां हम बात करेंगे हमेशा मेरे प्यारे दोस्तों एबिलिटी और कैपेसिटी की, ठीक है। चलो, तो जरा ध्यान से देखो एग्जाम्पल्स। मैंने यहां पर कहा आई कैन रन फास्टर देन यू। तो हम यहां पर देख रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं सर? क्षमता।
किसकी बात कर रहे हैं सर? क्षमता, ताकत। तो जहां भी हम क्षमता की बात करेंगे, कैपेसिटी की बात करेंगे, ओवर देयर वी यूज मोडल्स कैन। क्लियर? यहां तक सभी को बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। दूसरा मैंने यहां पर कहा मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई कैन स्पीक इंग्लिश बेटर देन माय ब्रदर। ठीक है दोस्तों, जरा ध्यान से समझेंगे। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? कैन। यहां हम किसकी बात कर रहे हैं मेरे भाई? यहां हम गुण की बात कर रहे हैं। क्योंकि देखो यहां ताकत से कभी भी अंग्रेजी नहीं बोली जाती, ये क्वालिटी से बोली जाती है, ये एक स्किल से बोली जाती है। क्लियर? इसमें ताकत का खेल नहीं है। तो हम यहां पर सीख रहे हैं कि जहां भी हम कैन की बात करेंगे तो कैन का मतलब होता है सर प्रेजेंट में। प्रेजेंट में मेरे प्यारे दोस्तों की हम कैपेसिटी और क्वालिटी या फिर एबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो इसमें आप लोगों को जो सीखना है मेरे प्यारे दोस्तों, केवल ये बात है कि जहां भी हम कैन का प्रयोग प्रेजेंट में करते हैं तो कैपेसिटी और क्वालिटी की बात करते हैं। चलिए, मोस्टली आप लोगों को कैन के ऊपर तो ना के बराबर क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन जो आपको मोस्टली क्वेश्चंस मिलते हैं वह मिलते हैं सर कुड के ऊपर। ध्यान से समझो कुड क्या होता है। कुड, आप इसको समझिए, ये क्या होता है सर? पास्ट की पॉसिबिलिटी। हिंदी में आपने सुना होगा मैं कर सकता था, ठीक है, जा सकता था, खेल सकता था, पढ़ सकता था, ठीक है, मैं दौड़ सकता था। क्लियर हुआ? तो जहां भी मेरे भाई हम बात करेंगे, ठीक है, पास्ट की पॉसिबिलिटी। दूसरा क्या होता है मेरे दोस्त? पहली बात तो पास्ट की पॉसिबिलिटी होता है, दूसरा क्या होता है? परमिशन। परमिशन लेना, परमिशन लेना। लेकिन अगर हम परमिशन की बात करेंगे तो आपको याद रखना होगा कि यह हमेशा फिर प्रेजेंट में प्रयोग होगा। किस में प्रयोग होगा? प्रेजेंट में प्रयोग होगा। प्रेजेंट में परमिशन लेना कैसे? अगर मैं यहां पर मेरे भाई बात करता हूं, खाली चीजों को समझिए, मैं खाली कुड की बात करता हूं, कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आप इसको समझेंगे कि भैया ये क्या है? पास्ट की संभावना। जैसे कि मैंने कहा मैं कल खेल सकता था, खेला तो नहीं, संभावना थी ये कि ऐसा हो सकता था। मैंने कहा कल हम, ठीक है, दिल्ली जा सकते थे, गए तो नहीं ना, तो ये संभावना थी। वे कल यहाँ रुक सकते थे, रुके तो नहीं ना, तो ये संभावना थी। ठीक है, तो अगर मैं कुड के साथ मेरे प्यारे दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करता हूं तो यह क्या बनता है? पास्ट की संभावना। नंबर 2 बात समझिए, अगर मैं प्रेजेंट में कुड के साथ, कुड के साथ किसका प्रयोग कर देता हूं सर? प्लीज। ठीक है, तो आपको समझना होगा यह फिर क्या बनेगा? प्रेजेंट में आज्ञा लेना। बात समझ में आई? अगर कुड के साथ प्लीज नहीं आ रहा है तो इसका मतलब फिर वो पास्ट के लिए प्रयोग हो रहा है, और यदि कुड के साथ प्लीज आ रहा है तो समझ लो फिर वो प्रेजेंट में रिक्वेस्ट कर रहा है, परमिशन ले रहा है, जैसे कि हम मे से बोलते हैं। क्लियर? देखो इस सेंटेंस को आप दो तरीके से बोल सकते हैं। आप कह रहे हैं सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं, या तो आप ऐसे बोलोगे मे आई कम इन सर, ऐसे तो बोलोगे, या फिर क्या बोल सकते हो? कुड आई प्लीज कम इन सर, कुड आई प्लीज कम इन सर। तो कुड प्लस प्लीज क्या होता है? प्रेजेंट में आज्ञा लेना। गेटिंग माय पॉइंट? तीसरी बात, अगर मेरे भाई मैं यहां पर बात करूं, ठीक है, हिंदी सेम ही होगी, अगर मैं तीसरी बात करूं कुड के साथ वह आपको क्या दे दिए? हैव दे दे, तो आपको याद रखना होगा फिर हमेशा कौन सी फॉर्म का प्रयोग होगा? थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। उम्मीद है ये तीनों बात आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। होता ये भी वही है, पास्ट की संभावना, ठीक है, वो भी पास्ट की संभावना। कुड के साथ प्लीज आ जाए तो प्रेजेंट में आज्ञा लेना बन जाएगा। ये तीन बातें हमने सीखी। एग्जाम्पल समझिए, मैंने यहां पर कहा एग्जाम्पल, आई कुड पास दिस एग्जाम, मैं यह एग्जाम पास कर सकता था, कर सकता था। तो क्या हो गया? पास्ट की संभावना।
हुआ तो नहीं, खाली अटकल लगा रहा हूं अब बैठकर कि ऐसा हो सकता था कि मैं इस एग्जाम को पास कर सकता था अगर मैं थोड़ी सी भी मेहनत करता। गेटिंग। चलिए नेक्स्ट, हाँ बिल्कुल आएगी भाई, वोकेबलरी एग्जाम में डेफिनेटली आएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैंने यहां पर कहा दे कुड हैव, दे कुड हैव पास दिस एग्जाम। एक और समझिए नेक्स्ट, इसमें मुझे जल्दी से एरर बताइए, क्या एरर होना चाहिए। मैंने यहां पर कहा कुड आई प्लीज, कुड आई प्लीज कोट दिस पेपर। ठीक है, ये लिख दिया है सर। तो हम भैया यहाँ पर एक छोटी सी बात समझ रहे हैं, हम यहाँ पर छोटी सी एक बात समझ रहे हैं। आप एक बात समझो, अगर मैं इस एरर की बात करूं, दैट इज ए बी और ये सी और डी आप समझते हैं सर, नो एरर बन जाता है। बहुत छोटी छोटी बातें समझो बिल्कुल क्लियरिटी के साथ कि भैया आपने हमें पढ़ाया है कि कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मतलब सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। ये क्या बन गया कि मैं एग्जाम पास कर सकता था, ऐसा हो सकता था, वैसा हो सकता था, कुड हो गया है और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपने भैया ये भी पढ़ाया कुड हैव आ जाए तो फिर थर्ड फॉर्म आती है। गेटिंग माय पॉइंट। हाँ भाई गेटिंग। तो हमने क्या देखा, कुड और हैव आ रहा है लेकिन थर्ड फॉर्म नहीं आ रही है। बहुत सारे एरर तो आपको केवल इसी बात के ऊपर मिल जाएंगे। क्लियर। मैं आपको और भी ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से वह आप लोगों को कुड के ऊपर एरर बना कर देगा। ठीक है। चलिए अब अगर मैं बात करूं कुड और प्लीज, तो यह क्या बनता है, प्रेजेंट। मैं इसको क्या कह सकता हूं, रिक्वेस्ट कह सकता हूं। और रिक्वेस्ट किस में, प्रेजेंट में। तो क्या यहां पर गो उठा सकता है, नहीं। तो मेरे को यहां पर क्या करना चाहिए, गेट करना चाहिए। अब ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब आपको ये समझना है सर एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से समझो। मैंने यहां पर कहा मेरे प्यारे दोस्त, दे टोल्ड अस दैट राम कैन, राम कैन हेल्प दोज पीपल। एक और देखिए नेक्स्ट, मोहन, मोहन टोल्ड मी दैट ही कैन, ही कैन और ही कैन डू दिस वर्क यस्टरडे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे क्वेश्चंस बनेंगे वो तो बनेंगे सेम इस पैटर्न के ऊपर। कैसे बनेंगे, ध्यान से समझो। हमने यहां पर भैया जी क्या समझा, दैट इज ए, दैट इज बी और दैट इज सी और डी का मतलब क्या हो जाएगा सर, नो एरर हो जाएगा। डी का मतलब नो एरर। अब आप इसको ऐसे समझिए कि सर ये क्या है, एक कंजक्शन है, ये क्या है, एक कंजक्शन है। तो यहां पर स्टार्टिंग में ही हमें क्या दे दिया गया है, पास्ट दे दिया गया है। टेल की सेकंड फॉर्म क्या होती है, टोल्ड होती है। हाँ भाई क्या होती है, टोल्ड होती है। क्लियर। सर हिंदी में समझाइए मेरे भाई, इंग्लिश तो इंग्लिश में ही समझिए ना, और हिंदी में बहुत ज्यादा यूज करता हूं, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। यस कह रहा है सर, ये बताइए हाउ टू बी कंसिस्टेंट इन स्टडी एवरीडे, प्लीज टेल मी। ठीक है। तो दोस्तों कंसिस्टेंसी खुद आ जाएगी अगर आप लोग ना दो बातें ध्यान में रखकर चले। पहला तो माता पिता के सपने, दूसरा कि जरूरी नहीं कि आपके पास, ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी चीजें अवेलेबल हो। ठीक है। लेकिन उनके भी कुछ ना कुछ सपने होते हैं जिनके पास लगभग सब होता है। ठीक है। तो उनसे पूछिए। दूसरा आपको लग रहा है कि नहीं भगवान का दिया हमारे पास तो सब कुछ है, तो मेरे भाई आपकी फिर एक नैतिक जिम्मेदारी देश के प्रति बनती है, समाज और मोहल्ला, ठीक है, गांव शहर के प्रति बनती है। वहां सोचिए कि आप ठीक है क्या बदलाव ला सकते हैं, वो चीजें आपको हेल्प करेंगी। ठीक है। तो देखो पढ़ने के तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि आपको क्यों पढ़ना चाहिए। क्लियर। तो इसमें कंसिस्टेंट आपको कुछ नहीं करना है,
चीजें क्लास अटेंड करनी है, रिवीजन करना है बस, और माइंड से बिल्कुल फ्री रहना है। अपने आप को ये मैसेज नहीं देना कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं, आप केवल पढ़ाई कर रहे हैं और जो कि आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, ठीक है। चलिए ध्यान से समझो। मोहन टोल्ड मी दैट ही कैन डू यस। अब इसको समझिए, ये भी पास्ट हो गया है, ये भी पास्ट हो गया है, तो जब ये दो शब्द यहां पर हमें पास्ट दे दिए तो क्या मैं यहां पर कैन लगा सकता हूं? ये तो प्रेजेंट हो गया। हम ये बात जानते हैं कि अगर हमारा सेंटेंस स्टार्टिंग से ऐसे लिखा हुआ है और स्टार्टिंग में ही हमें पास्ट की कोई वर्ब दे दी, तो मेरे भाई यहां से लेके और वहां तक अभी सारा सेंटेंस पास्ट है, तो इसमें प्रेजेंट का कोई भी शब्द वर्क नहीं कर सकता। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा मेरे प्यारे दोस्त? कुड विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आगे समझिए एक और, मोहन टोल्ड मी दैट ही कैन, तो कैन नहीं होगा सर, क्या हो जाएगा? कुड विल बी द राइट आंसर। आई होप कि मेरी बात सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है सर। सभी को बात यहां तक क्लियर है? अच्छे से क्लियर है? हाँ भाई फटाफट सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे, यहां तक सभी लोगों को क्लियर है? हाँ भाई, नहीं देखो, कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, चाहे प्लीज के साथ आए या खाली कुड के साथ आएगी, आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हाँ, यदि कुड हैव हम कर देते हैं, क्या कर देते हैं? कुड हैव हम कर देते हैं, तो फिर थर्ड फॉर्म आएगी। क्योंकि इतना तो देखो कॉमनली सभी जानते हैं कि जहां भी हम हैज, हैव और हैड की बात करते हैं तो वहां हम हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है भैया। यहां तक बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई है? सभी को अच्छे से क्लियर है? फटाफट जल्दी से कॉमेंट करेंगे। हाँ भाई बोलो जल्दी से, सभी लोग क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो अब आगे चलते हैं, वुड सीखते हैं। सर ये वुड क्या होता है, इसको भी ध्यान से समझिए मेरे भाई। अगर मैं वुड की बात करूं तो ध्यान से समझेंगे, एक क्या होता है? विल की पास्ट फॉर्म। पहला क्या होता है सर? ये विल की पास्ट फॉर्म होती है वुड। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और क्या होता है सर? ध्यान से समझेंगे, काल्पनिक सेंटेंसेस, या हम क्या कह सकते हैं? कंडीशनल, कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है, में वुड का प्रयोग होता है। जब भी हम बात करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस या फिर काल्पनिक, जो मतलब यथार्थ नहीं है, सत्य नहीं है, झूठे हैं, ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता, उसमें हम वुड का प्रयोग करेंगे। जैसे कि अगर प्रीतम कहे, सर क्या मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता हूं? मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा। अब क्या ये बात सच हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि इन्होंने तो जन्म भारत में लिया है, और अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए मेरे भाई अमेरिका में जन्म होना जरूरी है, तो ये बात नहीं हो सकती। तो अगर फिर भी ये बोलना चाहे तो ये किससे बोलेंगे? वुड का प्रयोग करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि वह सेंटेंस काल्पनिक भी बन जाएगा और मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, कंडीशनल भी हो जाएगा कि अगर मैं अमेरिका का राष्ट्रपति होता तो फिर मैं ये करता, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट मेरे प्यारे भाई। तो अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। तीसरा क्या होता है? ये फ्यूचर की पॉसिबिलिटी, फ्यूचर की संभावना में भी वुड का प्रयोग होता है। फ्यूचर की संभावना, तो हम यहां वुड का प्रयोग कर सकते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंसेस में आपको पहले तो मैं आपको विल का पास्ट फॉर्म बता देता हूं कैसे यूज होता है, ध्यान से समझेंगे। मैंने एग्जाम्पल में कहा ही टोल्ड अस दैट, ठीक है, ही टोल्ड अस दैट दे विल, दे विल डू इट, ठीक है भाई, ये हो गया है यहाँ पर सर। इसको समझने की कोशिश करिए। सर कुड़ के साथ हेड नहीं आता, देखो इमेजिनेशन पर नहीं चलेंगे सर, ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, जितना पढ़ा रहा हूँ केवल उतना ही होगा मेरे भाई, उससे ना इधर होगा ना इधर होगा, ठीक है। तो क्या नाम है? परमजोत सिंह। मेरे भाई कुड़ के साथ हेड नहीं आता, हैव ही होगा। चलो, तो अब हमने क्या समझा, देखो विल की पास्ट फॉर्म वुड कैसे बनता है। मैंने यहां पर ये लिखा, दैट इज बी और दैट इज सी और डी, आप समझते हैं सर, नो एरर, नो एरर हो जाएगा मेरे भाई। तो इसको समझने की जरा ध्यान से समझेंगे आप। हमने क्या समझा? ये हमारा कंजक्शन हो गया,
ये सेंटेंस किस में लिखा हुआ है? पास्ट में। मेरे भाई किस में? ये पास्ट में। तो हम विल का भी क्या कर देंगे सर? हम वुड कर देंगे। विल को किस में चेंज कर देंगे? हम वुड में चेंज कर देंगे। एक ये हो जाएगा, ठीक है। तो बात सभी लोगों को उम्मीद है समझ में आ गई होगी कि अगर हमारी प्राइमरी वर्ब पास्ट में दे दी जाए और आगे जाकर हमें विल दिया जाए तो वह वुड में चेंज हो जाता है। आगे समझिए, इमेजिनरी सेंटेंस या फिर कंडीशनल सेंटेंस। इसमें हमें दो टाइप सीखने हैं। पहला, यदि हमें यहां पर इफ दिया जाए, क्या दिया जाए सर? यदि हमें यहां पर इफ दिया जाए तो मैं यहां पर किसका प्रयोग करूंगा? वर इज इक्वल टू किसका प्रयोग करूंगा? वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? ये इमेजिनरी सेंटेंस है, हिंदी में बताता हूं मेरे भाई इसको कैसे बोलते हैं। अगर मैं कहूं काश मैं एक राजा होता तो मैं तुम्हारी सहायता करता। अब ये मैंने एक कंडीशन रख दी आपके सामने मदद करने के लिए कि पहले मुझे राजा होना पड़ेगा, पहले मुझे राजा बनना पड़ेगा। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है। तो ये कैसे बनते हैं? काश में एक राजा होता, तो फिर मैं इसको इंग्लिश में ऐसे बनाऊंगा सर, ध्यान से समझिए। इफ आई, कोई भी सब्जेक्ट हो सभी के साथ वर आएगा। इफ आई वर अ किंग, आई वुड हेल्प यू, आई वुड हेल्प यू। ये छोटी सी बात हम समझ रहे हैं, ठीक है। सर इंग्लिश पढ़ा रहे हो, अरे भाई एक आध अक्षर हिंदी में भी लिख जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कि आप फिर हिंदी सीख जाएंगे, ठीक है। अगर मैंने एक दो शब्द हिंदी में लिख भी दिया तो कोई ऐसा शब्द नहीं लिखा जो आपको उसका इंग्लिश वर्जन ना पता हो, आप समझिए, ठीक है। आप ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे बच्चा रिएक्ट करता है, ठीक है। दूसरी तीसरी क्लास का सर ये हो गया। अगर मैंने ये भविष्य की संभावना, पास्ट की संभावना हिंदी में लिख भी दी है, इनको मैंने कई बार इंग्लिश में लिख भी दिया है, इसको मैंने इंग्लिश में भी बोला है इमेजिनरी सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस। तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी फ्यूचर की पॉसिबिलिटी कि आप इसकी इंग्लिश वर्जन ना जानते हो। क्लियर? सो आप बड़े हो जाइए। बड़े होने का मतलब आप फोर्स ज्वाइन करने जा रहे हैं और आपकी जो बातें बच्चों वो बचकाना है। कई बच्चों की सर इसको हिंदी में मत लिखिए, तो ये बचकाना बात हो जाएगी बच्चे। चलो तो ध्यान से समझेंगे। हमने यहां पर क्या समझा? इफ, और यहां पर क्या लिखा हुआ है? वर लिखा हुआ है। और आगे हमने क्या देखा सर? अगर हम कहीं भी, ठीक है, ये बात आप समझिए, इफ के साथ यदि वर आता है तो नेक्स्ट कंडीशन हमेशा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। सभी लोग एक बार मुझे जल्दी से फटाफट बताइए, क्या ये बात आप सभी लोगों को समझ में आई? हाँ भाई बोलो जल्दी से सभी लोग, क्या ये बात आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आई? अगर आप क्वीन होते, अगर आप पीएम होते, देखो काशिफ कह रहा है सर इफ आई वर पीएम आई वुड मेक माय कंट्री ग्रेट। बहुत बढ़िया है कि नहीं है? कोई डाउट यहां तक? किसी भी व्यक्ति को कोई डाउट? नेक्स्ट, ये दूसरा कंडीशनल सेंटेंसेस है, इसको जरा ध्यान से समझेंगे। यदि हम यहां पर इफ के साथ किसका प्रयोग करें? हेड। अब देखो ये नहीं कि सर इसमें सब्जेक्ट नहीं आएगा क्या? मेरे भाई हेड सब्जेक्ट के बाद ही आता है, वो मैं लिख नहीं रहा हूं। हेड प्लस क्या आ जाए? थर्ड फॉर्म आ जाए, ठीक है। तो इज इक्वल टू में हम दूसरा जो सेंटेंस बनेगा वह हमेशा किसके साथ बनेगा? वुड हैव और प्लस थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्यों आ रही? चूंकि सर हैव आ रहा है। ये हमारा दूसरा कंडीशनल सेंटेंस बनता है। और आपको थोड़े बहुत नहीं, यहां से ढेरों क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। इतने क्वेश्चंस मिलेंगे कि इतने आपको शायद टाइम एंड टेंस से ना मिले। कैसे? मैंने यहां पर कहा इफ I had, if I had written an application, I will have told you, I will have told you, ये लिखा हुआ है। तो मेरे भाई आप जरा ध्यान से समझेंगे। हमने क्या समझा? आज हमने समझा यदि इफ के साथ हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाए, इसकी हिंदी क्या होगी? यदि मैंने एप्लीकेशन लिख ली होती तो मैंने तुम्हें अवश्य बता दिया होता। क्लियर? तो कंडीशन है, यदि मैं एप्लीकेशन लिखता तो तुम्हें जरूर बता देता, ये इसका हिंदी वर्जन हो जाएगा। तो अब आप जरा इसको ध्यान से समझिए। इफ के साथ क्या आ रहा है सर? हेड प्लस थर्ड फॉर्म।
तो बराबर वाली कंडीशन क्या कहती है, वुड हैव थर्ड फॉर्म। यहाँ पर खाली क्या लिखा हुआ है, विल हैव थर्ड फॉर्म। तो विल का प्रयोग न करके आपको यहाँ पर किसका प्रयोग करना होगा, वुड हैव थर्ड फॉर्म। ये वुड है, इससे बाहर आपको कहीं भी, ठीक है, वुड सीखने की जरूरत नहीं है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। एक बार मुझे जल्दी से सभी साथी जय हिंद लिख के बता दो। सर हमें बिल्कुल क्लियर है, काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको बिल्कुल कट टू कट समझ में आ जाएगा सर किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। बाकी हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। फटाफट मुझे जल्दी से थम्स अप करके बताइए, यहां तक सभी लोगों को बात अच्छे से क्लियर है? हाँ भाई बोलो जल्दी से सभी लोग। चलिए सर आगे देखो, नेक्स्ट हम किसकी बात कर रहे हैं सर, नेक्स्ट मोडाल्स है नीड। इसको जरा ऐसे समझेंगे सर, यहां पर क्या लिखा हुआ है, नीड। अब देखो नीड एक ऐसा मोडाल्स है मेरे भाई जो अपने आप में वर्ब भी है, ये अपने आप में क्या है, एक मोडाल्स भी है, ठीक है, मोडाल्स और अपने आप में क्या है सर, एक वर्ब भी है। बस दो ही मोडाल्स ऐसे हैं जो अपने आप में, ठीक है, क्लियर, जो अपने आप में वर्ब भी है और मोडाल्स में है, बस दो, नीड और डेयर। बाकी सारे मोडाल्स हैं वो वर्ब नहीं है। अगर आपको सर शुड वर्ब है, बिल्कुल नहीं है, ये खाली मोडाल्स है, ठीक है, कैन कुड मे माइट, ठीक है, ये सभी खाली मोडाल्स है, वर्ब नहीं है। लेकिन नीड और डेयर ये अपने आप में मोडाल्स भी है और अपने आप में मेरे भाई ये वर्ब भी हैं। तो आपको इनको हल्का सा लॉजिक आपको समझना होगा। मोडाल्स की अगर मैं बात करूं तो मोडाल्स कैसे प्रयोग करते हैं, जब ये मोडाल्स की तरह प्रयोग होगा तो ऐसे प्रयोग होगा, सब्जेक्ट प्लस मोडाल्स, ठीक है, मैं यहां पर ये लिख देता हूं, मोडाल्स ना लिख के मैं यहां पर नीड लिख देता हूं, नीड और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो भी इसके बाद वर्ब आएगी और प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा। ध्यान से समझना सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में नहीं आया तो डेयर भी समझ में नहीं आएगा, ये फैक्ट है। अगर ये समझ में आ गया तो डेयर को समझाने की जरूरत भी नहीं है, वो खुद ब खुद आ जाएगा। अगर मेरे को मोडाल्स को नेगेटिव बनाना होगा, ये तो सर पॉजिटिव रूल हो गया, रूल। अगर मेरे को इसी को नेगेटिव बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा, सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। कोई डाउट यहां तक? क्योंकि देखो अगर मैं बोलूं कैन कुड मे माइट के बाद ही तो नोट लगाते हो और फिर वर्ब लगाते हो, जैसे मैं नहीं दौड़ सकता, आई कैन नोट रन, तुम्हें ठीक है गाली नहीं देनी चाहिए, यू शुड नॉट एब्यूज, ऐसे ही तो बोल रहे हो, तो ऐसे ही आप इसका प्रयोग करोगे। जैसे कि एग्जाम्पल में समझिए, मैंने कहा यू नीड, ठीक है भाई, रीड हार्ड, इसका मतलब है तुम्हें ज्यादा मेहनत करके पढ़ने की जरूरत है। एक और देखिए, मैंने एग्जाम्पल में कहा मेरे प्यारे दोस्त, यू यू नीड नोट, ठीक है भाई, गो देयर। तो इस समय ये किसका काम कर रहा है, मोडाल्स, नोट और वर्ब। ऐसे ही तो बनते हैं, ऐसे ही मैं ये बोलते थे यू कैन नोट, ठीक है, यू कैन नोट सिट, ऐसे ही बनाते हैं ना हम कैन वाला निगेटिव में, तो ऐसे मैंने ये नीड का बना दिया है। उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात। अब आ जाते हैं सर यहां पर, इसको जरा ध्यान से समझेंगे। अगर ये वर्ब का काम करे तो फिर क्या रूल होगा, फिर ये रूल होगा सर, सब्जेक्ट प्लस नीड और प्लस टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। क्योंकि देखो वर्ब के बाद जब दूसरी वर्ब आती है ना मेरे भाइयों, तो हमेशा टू से आती है। कैसे आती है सर, ये एक बार लिख के समझाइए, मैं समझाता हूं। मैंने यहां पर एक एग्जांपल दिया, आई वॉन्ट टू प्ले, क्लियर। तो एक वर्ब के बाद, एक वर्ब के बाद
जब दूसरी वर्ब आती है तो वह हमेशा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आती है। ऐसी आती है कि नहीं, आई लाइक टू प्ले, आई लाइक टू ईट स्वीट, ऐसी तो बोलोगे कि नहीं बोलोगे, बिल्कुल। तो अगर ये यहाँ पर वर्ब का कार्य कर रहा है तो फिर मेरे प्यारे दोस्त जो अगले वाली वर्ब आएगी वह टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आएगी। अगर यह मोडाल्स का कार्य कर रहा है तो डायरेक्ट वर्ब आएगी, बस यही पहचान होती है। क्लियर। मोस्टली यहां से जो आपको वो क्वेश्चन बनाएगा वो नेगेटिव करके बनाएगा। नेगेटिव में हम इसको देखो कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट, ठीक है सर। और हेल्पिंग वर्ब में क्या हो जाएगा सर, ये नीड आ जाएगा, ठीक है, चूंकि ये मेरे भाई वर्ब की तरह कार्य कर रहा है। तो प्लस क्या हो जाएगा, नोट, और प्लस हम यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, नीड, और प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर ये वर्ब की तरह प्रयोग हो रहा है और इसी टाइप के सेंटेंस को नेगेटिव बना देते हैं तो फिर हमें हेल्पिंग वर्ब और नोट पहले लगा के फिर नीड, क्योंकि अगर मेरे को इसको नेगेटिव बनाना पड़े तो ऐसे ही तो बनाऊंगा, ऐसे ही तो लिखूंगा इसको, आई डू नोट वॉन्ट टू प्ले। हाँ भैया जी, बात समझ में आई। ये पैरेलल इसलिए समझा रहा हूं ताकि ये समझ में आ जाए। तो अगर मेरे को वो वाली जो वर्ब है इसके साथ नेगेटिव बनाना पड़े तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये, तो यहां पर क्या लिखूंगा, आई डू नॉट वांट एज इट इज, यहां पर आया, फिर आगे सेंटेंस को। ऐसे ही हम इसको जरा एग्जांपल में समझिए। मैंने यहां पर कहा आई, ठीक है भाई, यू नीड, यू नीड टू टॉक टू हिम, तुम्हें उससे बात करने की जरूरत है। तो अब ये इस समय यहां पर मोडाल्स नहीं है भाई साहब, ये वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है। और इसी को मैं नेगेटिव में लिखूं तो क्या बोलूंगा, यू डू नॉट नीड टू टॉक टू हिम, तुम्हें उससे बात करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। तो कहने का मतलब क्या होगा, देखो मैं आपको सिंपली बताऊं, वो कैसे एरर बनाएगा सर, हमें कैसे पता चलेगा वहां पर, मेरे भाई आपको ऐसे पता चलेगा। क्लियर। वह आपको ऐसा एरर देगा, नीड दे देगा, नोट दे देगा, और यहाँ टू दे देगा, टू गो दे देगा। जबकि आप जानते हैं नीड नोट आ रहा है ना, तो इसका मतलब फिर ये मोडाल्स का काम कर रहा है, किसका, मोडाल्स का। और मोडाल्स के साथ नोट आ रहा है तो फिर डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनती है। अगर हेल्पिंग वर्ब भी आ रहा है, नीड आ रहा है, इसमें कैसे एरर बनाएगा, हेल्पिंग वर्ब भी देगा, नोट भी देगा, नीड भी देगा, और यहाँ टू नहीं देगा। जबकि आप जानते हैं अगर हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो फिर ये वर्ब है, और वर्ब है तो फिर दूसरी वर्ब टू के साथ बनेगी। बस यही सिंपल एरर बनेंगे। अगर बात समझ में आई तो थम्स अप करके बता दो, ठीक है। ये बहुत आसान तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया है। जैसे कि एक एग्जांपल आप मुझे बताइए इसमें क्या गलती है। मैंने यहां पर कहा नीड दे नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। एक और देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल, दे डू नॉट नीड, ठीक है भाई, दे डू नॉट नीड परचेज, परचेज, ठीक है भाई, आ पेन, ठीक है, फॉर इट। अब सर दो क्वेश्चन मैंने लिखे और दोनों को समझने की कोशिश करिए, ठीक है, दोनों को समझने की कोशिश करिए क्या होना चाहिए। अगर मेरे भाई यहाँ डू नोट आ रहा है, इसका मतलब फिर ये वर्ब है, ये क्या है, वर्ब, क्योंकि डू नोट वर्ब के साथ ही आता है, ये क्या है, फिर वर्ब है। और ये वर्ब है तो फिर दूसरी जो वर्ब होगी वह हमेशा किसके साथ आएगी, टू, और मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा मेरे भाई, परचेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा फिर, टू परचेज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वर्ब है और फिर दूसरी जो वर्ब बनेगी वह टू के साथ बनेगी। आगे बढ़िए। अगर ये मोडाल्स है, चूंकि मोडाल्स के बाद ही डायरेक्ट नोट आता है, आता है कि नहीं आता है, तो क्लियर है, तो ये मोडाल्स है, ये मोडाल्स है, ये नोट है, तो फिर यहाँ टू की कोई जरूरत नहीं है, चूंकि नोट के बाद डायरेक्ट वर्ब ही आती है। आई होप कि यहां तक एक एक बच्चे को बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है।
उम्मीद है यहां तक सभी को बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फटाफट सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए क्लियर है यहां तक सभी लोगों को। सेम ऐसे ही आप लोगों को डेयर पढ़ना है, ठीक है। डेयर का भी जो होता है मेरे भाई सेम एज इट इज यूज होता है। डेयर का मतलब होता है हिम्मत, ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल से समझाता हूं। डेयर जो होता है मेरे भाई ये वर्ब भी होता है डेयर, ये मोडाल्स भी है और ये वर्ब भी है। बिल्कुल सेम एज इट इज होगा। हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, साहस, हिम्मत, साहस दिखाना, साहस दिखाना, ठीक है। सेम एज इट इज, क्लियर। दो एग्जाम्पल देता हूं, समझने की कोशिश करिए। मैंने यहां पर एग्जाम्पल में कहा ही डेयर नोट नोट टू प्लक फ्रॉम हियर। एक और देखिए, दे डिड नॉट डेयर, they did not dare come at night। फिर उसे सेम पैटर्न के मैंने मेरे भाई आपको सवाल समझाया, ठीक है दोनों। अब हम जानते हैं कि देखो अगर मैं मोडाल्स का प्रयोग बताता हूं, मोडाल्स का प्रयोग कैसे होता है, आप ऐसे तो बोलोगे आई कैन नॉट प्ले, तुम्हें नहीं खेलना चाहिए, यू शुड नोट, ठीक है भाई, प्ले। ऐसे ही तो करते हो। शुड आया, नोट आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। मोडाल्स आया, नोट आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। मोडाल्स आया, नोट आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसने क्या, देखो मैंने डायरेक्ट टू प्ले लिखा है, मैंने क्या लिखा है, डायरेक्ट प्ले लिखा है, और इसने क्या लिखा है, डायरेक्ट टू लिख दिया यहाँ पर। तो इसका मतलब ये गलत हुआ कि नहीं हुआ? अगर हम मोडाल्स की तरह इसका प्रयोग कर रहे हैं तो ये गलत हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल सही बात है। क्योंकि सर अगर हम मोडाल्स का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके बाद नोट लगा रहे हैं, मोडाल्स का प्रयोग कर रहे हैं उसके बाद नोट लगा रहे हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, ना कि टू आना चाहिए, ऐसे ही तो। और याद रखना हमेशा मोडाल्स के बाद ही नोट आता है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ो, नेक्स्ट। अब हम यहां पर आते हैं, यहां पर क्या हो गया सर, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये नोट हो गया, ये क्या होगी सर, वर्ब हो गई। तो ये वाला जो वर्ब है दूसरा, ये किसके साथ आना चाहिए, ये कम के साथ आना चाहिए। उम्मीद है मेरे भाई यहां से, ठीक है, ऊपर आपसे कोई सिंगल क्वेश्चन पुट नहीं किया जाएगा। फटाफट मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो यहां तक सभी लोगों को चीजें अच्छे से क्लियर है। हाँ भाई, एक बार सभी साथी जल्दी से फटाफट थम्स अप करके मुझे बताएंगे सर बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए अपने क्वेश्चंस पर चलते हैं। ये हमारे क्वेश्चंस है और इसी तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों से यहाँ पर पूछे जाएंगे, सेम पैटर्न के सवाल, इनमें बहुत सारे प्रीवियस हैं, ठीक है। बताइए भाई दोस्त, इसमें क्या एरर आप लोगों को लग रहा है होना चाहिए? सभी लोग एक बार जल्दी से फटाफट कॉमेंट करेंगे। हाँ भाई बोलो जल्दी से सभी लोग। तो हम यहाँ पर क्या सीख कर आए हैं, हम यहाँ पर ये सीख कर आए हैं मेरे दोस्त कि हम यहाँ से यहाँ तक गए, ठीक है। मिस्टर शर्मा वाज स्टबन दैट हिज सन विल अटेंड कोचिंग क्लासेस, मतलब वो इस बात पर अड़ गए कि उन्हें, ठीक है ना, मतलब उनके जो बच्चा है उसको कोचिंग क्लास अटेंड करनी चाहिए, ठीक है। सो मिस्टर शर्मा वाज स्टबन, वो अपनी बात पर अड़े हुए थे, दैट कि हिज सन विल अटेंड कोचिंग सेंटर या कोचिंग क्लासेस। तो वो उसे क्या दे रहे थे, सलाह दे रहे थे, ठीक है, कि भाई तुम्हें करना पड़ेगा, क्लियर। तो अगर हम यहाँ ध्यान से समझे, अगर हम इसको इस तरीके से ले कि भाई ये पास्ट है, तो हम इस विल को किस में चेंज कर देंगे, वुड में। ऐसा हमने समझा और सीखा कि भाई ये पास्ट है तो विल का वुड कर दो। ये तो हो गया सर, हमने सीधा सीधा विल का वुड कर दिया। लेकिन अगर हम करण गुलाम, ठीक है भाई, हृदय आदित्य इस सेंटेंस को पढ़ें कि भाई मेरे पिता इस बात पर अड़े हुए थे कि मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे कोचिंग क्लास अटेंड करनी चाहिए, तो फिर ये करनी चाहिए ऐसे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, क्लियर। तो फिर मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मेरे को यहाँ पर शुड या फिर मस्ट का भी प्रयोग यहाँ पर हो सकता है,
क्लियर। अगर एग्जामिनर चाहे तो उसको वुड से भी एक्सेप्ट कर सकता है कि भाई विल का हमें क्या कर देना है, वुड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, बस ये हमें थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाना पड़ेगा। शुड या मस्ट बोलेंगे तो क्वेश्चन हमें घुमाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, शुड। तो मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं। अगर मैं इसको अंडरलाइन में पूछूं कि भाई विल के स्थान पर क्या आना चाहिए, वुड, माइट या शुड, तो फिर हम यहाँ पर दोनों ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। चाहिए के सेंस में रखेंगे तो शुड कर सकते हैं, और विल को पास्ट बनाने के सेंस पे करेंगे तो वुड कर सकते हैं। बोथ आर राइट, ठीक है। वैसे प्रायोरिटी इसी को देंगे। चलिए आगे बढ़ो। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रेशियो, ठीक है भाई, इट कैन रेन दिस इवनिंग। तो रेशो की अगर हम बात माने तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इस चीज को जरा ध्यान से समझिए। हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी हम भविष्य की संभावना की बात करते हैं, फ्यूचर पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, तो कैन तो 100% होता है, ठीक है। और हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, और पॉसिबिलिटी में हमेशा किसका प्रयोग होता है, मे का प्रयोग होता है। पॉसिबिलिटी में हम हमेशा किसका प्रयोग करेंगे सर, मे का करेंगे। ये सिंपल बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है। चलिए भाई दोस्तों आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट, डोंट लीन अगेंस्ट दिस वॉल। ये कह रहा है भाई इस वॉल, ये जो दीवार है, इसके सहारे आप लगकर मत खड़े होइए, ये गिर सकती है, ये गिर सकती है। तो मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं, वुड को। और जो भी काम पॉसिबिलिटी में हो, जो भी काम पॉसिबिलिटी में हो कि भाई ये गिर सकती है, क्लियर, तो फिर हम वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, तो हम इसको हटाकर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मे कर सकते हैं। तो मे हम लोगों का यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा कि भाई ये गिर सकती है। और कोई भी काम भविष्य में संभावना की अगर बात करें तो मे से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द टूरिस्ट्स वुड हैव कम हियर, आई वुड हैव सर्टेनली हैव टेकन देम अराउंड। तो ये तो आज हमने पढ़ा है कंडीशनल सेंटेंसेस में, मैंने आपको नहीं पढ़ाया, डेफिनेटली मैंने आपको पढ़ाया है कि भाई जब भी हम बात करते हैं किसका, इफ प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो इज इक्वल टू में हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, वुड हैव और प्लस थर्ड फॉर्म। उम्मीद है बात यहां तक सभी को समझ में आ गई होगी। तो इफ यहां पर आ रखा है सर, तो यहां क्या होना चाहिए, ये जो वुड हैव यहां पर दे रखा है, तो आपको खाली इसमें चेंज करना पड़ेगा हैड और कम। नेक्स्ट कंडीशन में आई वुड हैव और थर्ड फॉर्म, बन गया कि नहीं बन गया। नेक्स्ट कंडीशन में भी वुड हैव बन गया, और हमने यहाँ पर क्या किया, ये जो वुड हैव दे रखा है इसको किस में चेंज किया, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। तो वुड हैव को हम चेंज करेंगे हैड कम, ये हम लोगों का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ो। इफ आई वॉज यू, आई वुड हैव टोल्ड द चेयरमैन टू कीप हिज माउथ शट। तो सिंपल सी बात है, इफ आई वॉज यू, तो हम यहां पर क्या करेंगे, इफ आई वर यू, ये आज हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। उम्मीद है यहां तक बात सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, इफ आई वॉज द किंग आई वुड चेंज द फेस ऑफ माई कंट्री। सिंपल, फिर से क्या हो जाएगा, इफ आ रहा है सर, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो फिर से हम इसको किस में चेंज कर देंगे, ये भी हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस, तो इन प्लेस ऑफ वॉज हम यहां पर वर का प्रयोग करेंगे। क्लियर, गेटिंग। चलिए आगे बढ़ो। नेक्स्ट, इफ यू वुड हैव टोल्ड मी अर्लियर आई वुड नॉट हैव। हमें क्या करना है, हमें ये देखना है सर क्या आ रहा है, कंडीशनल सेंटेंस और वुड से मोस्टली आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये वुड हैव गलत हो जाएगा। हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, हैड हो जाएगा सर, थर्ड फॉर्म हो जाएगी, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड होती है, और आगे हम दूसरी कंडीशन में वुड देख रहे हैं, हैव देख रहे हैं, और मेरे भाई थर्ड फॉर्म देख रहे हैं। बात सभी को अगर यहाँ तक समझ में आ रही है तो सभी लोग फटाफट एक बार जल्दी से थम्स अप करके मुझे बताइए सर हमें यहाँ तक बिल्कुल बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो रही हैं। आगे बढ़ो। नेक्स्ट, हेमा डज नॉट, ठीक है भाई, डज नॉट टू गिव द डेजर्टेशन, ये अभी पढ़ाया नहीं है। देखो अगर मैं बोलूं मेरे पास एक कार है, कैसे बोलोगे, आई हैव ए कार। क्लियर, मैंने कहा राम के पास एक कार है, राम हैज ए कार। अब मुझे जल्दी से इनके नेगेटिव बता दो, अगर मुझे इन सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाना हो कि उनके पास कार नहीं है, तो कैसे बनेगा, आप सोचो जरा ध्यान से। अगर मेरे को इन्हीं सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो तो कैसे बनेगा, तो मेरे भाई हम इनको नेगेटिव ऐसे बनाएंगे, आई हैव ए कार, तो मैं क्या बोलूंगा, आई डू नॉट
हैव ए कार, ये मैंने आप लोगों को सेंटेंसेस में पढ़ा है। नेक्स्ट, राम हैज ए कार, तो हम यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव कैसे बनाते हैं? राम डज नॉट, आगे क्या हो जाएगा? हैव ए कार, ऐसे ही बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो हमने क्या पढ़ा? हेमा की जगह राम मान सकते हैं यहाँ पर, तो राम डज नॉट, तो क्या मैं यहाँ पर हैज कर सकता हूँ? नहीं, तो मेरे को यहाँ पर क्या करना होगा सर? हैव हम लोगों का राइट आंसर बन जाएगा, तो ऑप्शन ए इज द राइट वन अगर हम एरर की तरफ से देखें। तो फटाफट देखो दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके मुझे बोलो कि भाई यहाँ तक बात सभी लोगों को अच्छे से क्लियर है। ठीक है, आज हालांकि मैं ये सोच के आया था, मुझे काफ़ी तेज फीवर भी है कि भाई आज मैं आप लोगों की क्लास हार्डली 30 मिनट लूँगा और इतना मैं ले पाऊँगा। हालांकि मैं ठीक है सोच रहा था कि छुट्टी ली जाए, लेकिन आई जस्ट ट्राइड माई बेस्ट कि भाई छुट्टी ना लेकर अगर हम 30 मिनट भी पढ़ेंगे तो वो सफिशियंट होगा और हमारा मॉडल्स टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन देखो बातों ही बातों में लगभग 1 घंटा हो गया और हमें पता भी नहीं चला। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पावर ऑफ कंसंट्रेशन। अगर आप ना किसी भी चीज में डूब जाएं तो आप बाकी सारी चीजों को भूल जाते हैं। जब मेरी क्लास अटेंड की तो स्टार्टिंग में तो मैं यही सोच रहा था कि छुट्टी ली जाए, फिर मुझे लगा नहीं कर सकते हैं, तो फिर 30 मिनट का, ठीक है, मुझे परमिशन भी मिल गई कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप 30 मिनट भी ले सकते हैं, चाहे तो छुट्टी भी ले सकते हैं, चॉइस है आपकी। ठीक है, तो मुझे लगा नहीं पढ़ना चाहिए, जितना कर सकते हैं एटलीस्ट उतना तो करना चाहिए। और फिर देखो दोस्तों, पढ़ने के साथ साथ मतलब जब चीज़ें आप ना चीज़ों को मतलब टीचर अपना बेस्ट दे रहा है, फोकस कर रहा है, स्टूडेंट भी फोकस कर रहा है, तो वास्तव में समझ में ही नहीं आता कि टाइम गया कहाँ। ठीक है, इसी को बोलते हैं कि बिल्कुल जब आप फुली कमिटेड होकर चीज़ें पढ़ रहे हैं तो यू विल नेवर कंसीडर कि समय कहाँ जा रहा है। ठीक है, चलो आगे देखिए नेक्स्ट, माई मदर इज हैविंग ग्रे हेयर। तो अभी मैंने बताया कि भाई राम की जगह, भाई राम भी सिंगुलर सब्जेक्ट है और माता जी भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम हमेशा ये तो बोलेंगे राम हैज ए कार। और ये बात मैंने आपको पढ़ाई थी कि कभी भी हैविंग में आईएनजी लगेगा नहीं, और हैविंग में आईएनजी नहीं आएगा तो इज भी नहीं आएगा। तो क्या मैं ये कर सकता हूँ? माई मदर हैज ग्रे हेयर, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। गेटिंग माई पॉइंट। चलिए आगे बढ़ो नेक्स्ट। तो कहाँ एरर बना सर? ए में एरर, सॉरी ए में नहीं बी में बनेगा। नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ द टेस्ट यू मस्ट चेक योर आंसर। तो इसमें क्या होना चाहिए? एट द एंड ऑफ द टेस्ट यू मस्ट चेक योर आंसर्स। तो किसमें क्या करेंगे भाई? एट द एंड ऑफ द टेस्ट, टेस्ट के एंड में यू, ठीक है भाई, मस्ट चेक योर आंसर। तो इसमें क्या करें मेरे भाई, क्या लगता है आप लोगों को क्या होना चाहिए? तो मलिक साहब थैंक्स, थैंक्स अ लॉट मेरे भाई। ठीक है, तो थैंक्स, थैंक्स अ लॉट। चलिए, तो ये कह रहा है एट द एंड ऑफ द टेस्ट, टेस्ट के एंड में यू मस्ट चेक योर आंसर। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं भाई? कोई खास एरर नहीं दिखाई पड़ रहा, तो हम यहाँ पर ठीक है नो एरर कर देंगे, कोई खास नजर आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सर? नो एरर हो जाएगा, बाकी सब ठीक है। तो चेक ही लिखा हुआ है, बिल्कुल चेक ही लिखा हुआ है, इसका मतलब दिस इज एब्सोल्युटली राइट। सो ओवरऑल ये क्लास कैसी रही? तो आज ही हम क्लास नहीं रखते हैं, बाकी कल मैं आप लोगों को ठीक है एक नेक्स्ट नया और शानदार टॉपिक लेकर आ रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। तो कल की क्लास में हम एक नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा ठीक है लेंदी हम नहीं खींचेंगे, क्योंकि वहाँ से हार्डली ठीक है अगर मैं देखूँ तो पिछले कुछ सालों से तो क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी हम आगे पढ़ेंगे उसको, ताकि ऐसा ना हो कि जब हम एग्जाम देने जा रहे हो तो हमारे एग्जाम में इस बार क्वेश्चन बन जाए। तो कल हम नाउन टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो उसमें केवल वर्डिंग का खेल है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं और कोई बहुत ज़्यादा हमारे क्वेश्चंस भी वहाँ से नहीं बनते। ठीक है, लेकिन फिर भी एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पीछे नहीं बन रहे तो इसका ये मतलब नहीं कि आगे भी नहीं बनेंगे। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि भाई हम उसको कल ठीक है कवर अप करें, कल उसको पढ़ लें और उसको शानदार तरीके से कल ही कवर कर लें, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रेणी में मैं उसको नहीं रखूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए प्यारे दोस्तों बाय बाय, सी यू टुमारो, जय हिंद।